तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। जस्ट वन सेकेंड। और देखो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो न्यू है। कौन है न्यू यहाँ पे? अमित जी, आप न्यू हो। बाकी दिलबर जी, कौन कौन न्यू है जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है? ऐसा कौन है कि जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है, कि सब प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे? ओके, साई जी आप हो। ओके, दिलबर जी आप भी न्यू हो। ओके, और कोई न्यू न्यू है? तो देखो, तो कल का जो लेक्चर हुआ था ना, 2 दिन के जो लेक्चर्स हुए हैं, उनमें ना हमने बेसिक चीजें देखी है। जैसे स्टॉक मार्केट होता क्या है, एक शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एनएससी बीएससी इनका रोल क्या होता है। अतोबा जी आपका शायद, अतोबा SWU13, आपका शायद माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना। माइक सभी लोगों का ऑफ होना चाहिए, ठीक है। इफ अगर किसी को कैमरा ऑन करना है तो कर सकते हो, बट माइक सिर्फ ऑफ करो ना। इफ अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ अगर डाउट होता है, तभी आप आपका माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। देखो, जो जिन पर्सन ने, जिनका भी आज फर्स्ट लेक्चर होगा, तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारे हुए हैं, 2 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक चीजें देखी है। जैसे स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, उसके साथ साथ हमने स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं वो देखा है, एनएससी बीएससी किस तरीके से वर्क होता है स्टॉक मार्केट, वो चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी। और जो सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने देखा है टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो मार्केट में एक्चुअल में कौन कौन होता है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ट्रेडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन्वेस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीजें जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर से उसमें देखी हुई है। इफ अगर किसी ने 2 लेक्चर्स मिस किए होंगे, तो आप क्या करना, आपके कोऑर्डिनेटर से 2 लेक्चर्स की लिंक ले लेना, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग्स देख के आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी है। तो आज का जो लेक्चर होगा ना, वो एक म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और फंडामेंटल एनालिसिस, इसके ऊपर डिपेंड होगा। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि काफी लोगों का क्वेश्चन होता है ये कि सर एसआईपी क्या होती है, तो उसके भी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में शायद देखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से वर्क होते हैं। तो एसआईपी जो है वो एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। उसके साथ साथ एसआईपी जो है वो किस स्टॉक में भी की जाती है। तो वो किस तरीके से ये सारी चीजें की जाती है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो एवरीवन, सभी लोग नोट्स वगैरह लेके बैठे हो? मतलब हर किसी के पास पेन और नोटबुक है? देखो, जो भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा ना, उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। बिकॉज होता क्या है, आप यहाँ पे सारी चीजें सीख लेते हो, समझ लेते हो, बट जब आप प्रैक्टिकली वो चीजों को अप्लाई करने जाते हो ना, तब आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते। इसकी वजह से होता क्या है कि जो चीजें आपने सीखी है ना, वो आपको इमिजिएटली समझ नहीं आती कि हाँ, वो टाइम पे हमने क्या और क्या देखा था। बट अगर आपके पास नोट्स होंगे तो प्रॉपरली आप उसको गो थ्रू कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं, बस बता देना मुझे। जस्ट सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? एवरीवन, सभी लोग, स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। इफ अगर मैं कुछ भी आपको अगर पूछता हूँ ना, तो आपको क्या करना है, माइक ऑन करके मुझे आंसर करना है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है यहाँ पे, आपका जो चैट बॉक्स है वो मुझे शो नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो भी अगर आपके डाउट्स होंगे, तो आप क्या करना, उसको डायरेक्टली मैसेज करके या फिर डायरेक्टली माइक ऑन करके ये कह देना, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। तो आज हमारा जो डे है, जस्ट आज जो हमारा डे है वो डे 3 है, जिसमें हम ना म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी। तो इन्फ्लेशन भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा अगर मोटिवेट कोई करेगा तो वो है इन्फ्लेशन, कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन ये वर्ड किसने किसने सुना है? इन्फ्लेशन के बारे में किसने सुना है? पता है किसी को इन्फ्लेशन क्या होता है? यस सर। यस ओके, सर। देखो, तो हम समझते हैं एक्चुअल में इन्फ्लेशन होता क्या है। मान के चलो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 2021 में 50 रुपीज थी, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? मान के चलो, उसकी आज वैल्यू है 70 रुपीज। तो आफ्टर 2030 में उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बनेगी?
तो वो अप्रोक्स मान के चलते हैं 100 रुपए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है हर साल, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट की परचेसिंग पावर कितनी बढ़ रही है, मतलब कितने पैसे से उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अप्रोक्स हम अगर एवरेज निकालेंगे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, तो वो अप्रोक्स चल रहा है 6% के आसपास। कितना? 6%। मतलब हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू हर साल 6% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब अप्रोक्स 12 साल बाद, 10 से 12 साल बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो डबल होगी। मतलब आज अगर कोई चीज आप 50 रुपए में परचेस कर रहे हो, तो अप्रोक्स 2035 या 37 में उस प्रोडक्ट की प्राइस अप्रोक्स 100 रुपीज को क्रॉस कर चुकी होगी, या फिर उससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो, आपको अगर पता होगा कि आप सभी ने देखा होगा कि लॉकडाउन के पहले काफी ऐसी चीजें थी बहुत सस्ते में मिलती थी। इफ अगर कोई अंडा वगैरह खाता होगा तो अंडे जो है वो 3 से 4 रुपए के मिलते थे। अभी उन्हीं की प्राइस 5 से 6 रुपए चल रही है ना, कहीं कहीं पे 7 रुपए भी प्राइस है। तो अप्रोक्स जो प्राइस है लॉकडाउन के बाद अंडे की, वो डबल हो चुकी है। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। तो देखो, आपने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी, तो इसको हम एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। देखो, यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है। ए पर्सन जो है ना, इसने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है। अदरवाइज बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसके बाद सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट की है, या फिर डेब्ट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट की है, या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की है। और यहाँ पे बी पर्सन है, जिसमें जिसने बैंक में एफडी बनाई हुई है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। इस पर्सन को मान के चलो दोनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक समझने के लिए अपन छोटी अमाउंट ले लेते हैं। मान के चलो दोनों ने 1-1 लाख रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया। एफडी जिसने बनाई है, बी पर्सन ने, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से अप्रोक्स 7.5, या फिर इतना मिलता नहीं किसी को, अप्रोक्स हम पकड़ लेते हैं 8 मिल रहा है। चलो मैक्सिमम ये तो मिलता है 8%, वो भी सीनियर सिटीजन को। फिर भी हम मान के चलते हैं 8% की इसको क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। वही सेम ए पर्सन जिसने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या फिर सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड्स या फिर काफी जो कि मार्केट रिलेटेड है उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो हम सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, स्टॉक मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स की प्राइसेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा सकती है, बॉन्ड्स है जो आप उसकी भी प्राइसेस कम हो सकती है। बैंक आपको फिक्स रिटर्न दे रहा है 8% के, हर साल फिक्स दे रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ऐसा नहीं होगा कि हर साल स्टॉक मार्केट जो है वो 12 से 13% के रिटर्न देगा। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। इफ एक साल ऐसा होगा जिसमें आपको मार्केट ने सिर्फ 4% के रिटर्न दिए, एक साल ऐसा होगा जिसमें 20% के रिटर्न दिए, एक साल ऐसा होगा जिसमें फिर 2% के रिटर्न दिए, एक साल ऐसा होगा जिसमें 50% के रिटर्न दिए। तो इसका अगर एवरेज निकालोगे तो अप्रोक्स 25 to 27 के आसपास ये चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट का कैलकुलेशंस होता है। इफ अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हैं, तो समझो आपने दोनों जगह पे, यहाँ पे ए पर्सन है जिसने 1 लाख रुपए डाले हुए हैं मार्केट में। ठीक है, उसके अप्रोक्स अपन 10 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड लेते हैं, 10 साल बाद ए पर्सन के पैसे कितने बनेंगे। अप्रोक्स अगर बैंक हर साल 8,000 का इंटरेस्ट दे रही है 1 लाख रुपए के ऊपर, 8%, मतलब अप्रोक्स 8,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 8,000। काफी जगह बैंक ऐसी होती है जो कि आपको जो इंटरेस्ट पे करती है वो सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट्स पे ही करती है, जो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कभी कभी काफी सारी ऐसी है। या फिर आप अगर कोऑपरेटिव्स में जाते हो तो काफी आपको ऐसा देखने मिलता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अप्रोक्स अगर 1 लाख रुपए अगर बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर साल 8,000 रुपीज मिल रहे हैं। 1 लाख मतलब 80,000 आप, बनेंगे। हाँ, मतलब अप्रोक्स 10 ईयर्स बाद आपको मिलेंगे 1,80,000। कितने मिलेंगे? 80,000। बट ये जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर बॉन्ड्स है, सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड है, सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड पता है किसी को क्या होता है? सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको थोड़ा अपन साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए बस। एक सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअल में सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड होते क्या है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पास है ना गोल्ड के रिजर्व्स है। आपको पता है गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, हर गवर्नमेंट के पास होते हैं गोल्ड के रिजर्व्स, मतलब गवर्नमेंट के पास रखा हुआ सोना। तो उसके ना गवर्नमेंट के पास काफी सारे रिजर्व्स है। अभी उसके रिजर्व्स मान के चलो 8,000 करोड़ के, या फिर 8,000 टन सोना है गवर्नमेंट के पास। तो सोना रख के गवर्नमेंट का फायदा क्या है क्या?
कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सोना है उसके पास, उसके ना बॉन्ड्स बनाती है और बॉन्ड को बेचती है। मतलब क्या, इस सोने के बदले जो भी लोगों को ना इन्वेस्ट करना होगा, मतलब जिन लोगों को सोना खरीदना है बट इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लोग क्या कर सकते हैं, इन बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। वो बॉन्ड किस तरीके से होंगे, मान के चलो अभी गवर्नमेंट के पास 8,000 करोड़ का सोना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 8,000 करोड़ के ना बॉन्ड्स निकालेगा। हर बॉन्ड की प्राइस रहेगी अप्रोक्स, मान के चलो अगर 1 ग्राम अगर सोना पकड़ते हैं, 1 ग्राम मतलब अभी कुछ 1,200 रुपए के आसपास चल रहा है, शायद 12,000 के आसपास चल रहा है। तो एक बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, 12,000 रुपए 1 ग्राम की। मतलब आप 1 ग्राम सोना क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से परचेस कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे सोना परचेस करोगे क्या, नहीं, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेस करोगे। बॉन्ड्स में ऐसा लिखा होगा कि आपने 1 ग्राम सोना परचेस किया है गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट को आपने लीज पे दिया हुआ है, इस तरीके से समझो। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब गवर्नमेंट खुद के पास सोना रखेगा और आपको क्या देगा, उस सोने की ओनरशिप। तो आप क्या करोगे, उस सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड, मतलब जो गोल्ड बॉन्ड है, उसको क्या करोगे, आप परचेस करोगे। इसका नाम होता है सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड। अभी आप बोलोगे सर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके हमारा क्या फायदा है। देखो, मान के चलो आपको ना 10 ग्राम मतलब 1 तोले का सोना परचेस करना है। 10 ग्राम अगर आपको परचेस करना होगा तो आपको कितना देना पड़ेगा, अप्रोक्स 1 ग्राम की प्राइस अगर 1,12,000 1 ग्राम की प्राइस है, तो 1,20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 10 ग्राम के लिए। उसमें मान के चलो आप कोई चेन बना रहे हो, तो चेन बनाने के लिए इसके ऊपर जाएगा मेकिंग चार्जेस, जाएगा ना मेकिंग चार्जेस। उसके बाद इसके ऊपर जाएगा 3% का जीएसटी। ठीक है, मतलब 3% जीएसटी, मतलब अप्रोक्स जाएंगे आपके 3,500 रुपए जीएसटी में। मेकिंग चार्जेस 8 to 10% के लगते हैं, कभी 6 to 7% आसपास मेकिंग चार्जेस लगते हैं। मतलब अप्रोक्स मान के चलो 8 से 10 हजार रुपए जो आपका चैन बनेगा, उसका जो आपका सोनार है वो ले लेगा। ठीक है, मतलब जो भी ज्वेलरी वाला है वो आपसे कितना लेगा, 8 to 10,000 रुपीज ज्वेलरी बना के देने का। मतलब अप्रोक्स आपको इसके ऊपर 10 ग्राम्स के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, 13 से 15 हजार रुपए के आसपास। 13 to 15 थाउजेंड के आसपास आपको क्या आएगा, इसके ऊपर खर्चा आएगा। मतलब अप्रोक्स अगर 10 ग्राम आप परचेस करने जाते हो तो अप्रोक्स 15,000 का इसके ऊपर अगर खर्चा निकालोगे, तो अप्रोक्स आपको खर्चा बनेगा 1,35,000। कितना बनेगा खर्चा, 1,35,000। ठीक है, आपने 10 ग्राम के लिए कितना पे किया, 1,35,000। जब आप इसको बेचने जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मूड़ी का भाव। मतलब जो बेचोगे, तो बेचने के वक्त आपको इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज करके मिलेगा। मान के चलो 5 साल बाद इस सोने की जो 1,20,000 है, उसकी प्राइस बन चुकी है 1,50,000 आफ्टर 5 ईयर्स, 1,50,000। तो जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा क्या, नहीं, सोनार बोलेगा, ज्वेलरी वाला बोलेगा कि आपने तो यूज किया हुआ है ये सोना, इसको अभी मुझे बनाना है, पूरा उसको रॉ करना है, तो इसमें हमारा खर्चा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोड़ी का भाव बोलते हैं इसको। तो जो मोड़ी का भाव आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,30,000। मान के चलो 1,40,000 भी मिलता है, 10,000 वो कम करके देगा आपको। तो आपके कितने बनेंगे, 1,40,000। मतलब आप परचेस करते वक्त कितना दे रहे हो, 1,35,000। और जब बिक रहा है 1,40,000, मतलब आप सिर्फ कितना प्रॉफिट में हो, 10,000। बट सेम यहीं पे आप अगर सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड परचेस करते हो, तो यहाँ पे आपको जीएसटी पे नहीं करता पड़ता, कुछ भी, जीरो चार्जेस, कुछ भी पे नहीं करना है आपको। बस यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, कुछ कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसका 5 ईयर्स का होता है। तो इसको आप परचेस करोगे तो 3 ईयर्स आपको रखना पड़ेगा। मान के चलो, और यहाँ पे आप सिर्फ 1 ग्राम भी परचेस कर पा रहे हो, 12,000 दे के 1 ग्राम परचेस किया। मान के चलो यहाँ पे आपने एक 10 ग्राम फिर से परचेस किया, 1,20,000 पे किए। जब 5 ईयर्स बाद जाओगे तो बेचोगे ना, तब आपको सेम प्राइस आएगी 1,50,000। इसमें कुछ भी घट नहीं होगी आपकी, और यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना। मतलब अप्रोक्स यहाँ पे आपको कितने बच रहे हैं, 30,000। इफ अगर आपके जो ब्रोकर्स है वो इसमें से कुछ 20, 50, 60 रुपए या 100 रुपए का चार्ज भी काटते, तो भी आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज। मान के चलो 100, 200 का रुपए आपका यहाँ पे ब्रोकरेज गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल होते हो इफ अगर आप सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड। क्लियर हुआ सभी लोगों को, समझा गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, एवरीवन, सभी लोगों को। यस सर। ओके, और बॉन्ड्स मतलब सेम वैसे ही, बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, जस्ट मैं एग्जांपल, मतलब थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या है। देखो, बॉन्ड्स मतलब क्या, मान के चलो मेरी कंपनी है, यहाँ पे ए पर्सन है, नहीं तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो ए पर्सन है,
जिसकी खुद की कंपनी है, बट इसको ना अपने कंपनी के शेयर्स नहीं बेचने। ये क्या करता है, अपने बॉन्ड्स मतलब एज अ शेयर ही मान लो कि कंपनी के ना बॉन्ड्स क्रिएट करता है, और उस बॉन्ड जो भी परचेस करेगा, जो वो बॉन्ड परचेस करेगा कंपनी के, उनको फिक्स रिटर्न्स दे देते हैं। मतलब बैंक मान के चलो अगर 8% के रिटर्न्स दे रही है, तो ये जो बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं उनमें 12% का रिटर्न्स मिलेगा, 13% का रिटर्न्स मिलेगा, थोड़े ज्यादा रिटर्न्स होते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट होता है। तो उसका पीरियड होता है, मतलब 3 ईयर्स के लिए आप परचेस कर सकते हो, 2 ईयर्स के लिए परचेस कर सकते हो, और उन ईयर में आपको फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे, 12%, 13%, 14%, जो भी बन रहे हैं रिटर्न्स आपको क्या मिलेंगे, फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे। और जब उसकी मैच्योरिटी आएगी, मतलब 2 साल के मान के चलो, 2 ईयर्स के लिए बॉन्ड्स है, 2 साल के बाद जब मैच्योरिटी आएगी उसकी, तो वो जो ए पर्सन है उसको क्या करेगा, बाय बैक करेगा, मतलब फिर से बाय करेगा आपसे। ठीक है, मतलब जो आपने पैसा पे किया है वो पैसा आपको दे देगा। मतलब मान के चलो अगर कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया है, मतलब जब कंपनी ने आपको शेयर्स दिए तो वो टाइम पे कंपनी की वैल्यूएशन थी 1,000 करोड़, तो अभी कंपनी की वैल्यूएशन 2,000 करोड़ हो गई है। तो आपके कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 200 मिलेंगे, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन डबल हो चुका है। कंपनी का वैल्यूएशन 2x होता है तो आपको 2x अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं। इसमें होता क्या है, जो भी ओनर है वो अपने कंपनी के हिस्सेदारी डायरेक्टली बेचता नहीं, बट ओनरशिप जो है वो किसी के पास गिरवी रख रहा है, इस तरीके से वो चीजें होती है, तो इसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाई एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड्स मैंने बताया आपको, नहीं यहाँ पे हम पहले जस्ट 1 सेकेंड, हम यहाँ पे ना इन्फ्लेशन देख रहे थे, है ना, थोड़ा हमारा सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड की वजह से थोड़ा वहां पे देख, चलो हम ना इन्फ्लेशन देख रहे थे। मान के चलो आपके जो 10 ईयर्स बाद है वो अमाउंट बन रही है 1,80,000। तो भाई आप बोलोगे सर 80,000 तो प्रॉफिट ही हुआ ना 80,000 का हमें, बट एक्चुअल में मान लो कि आपका प्रॉफिट देखो कितना हुआ है। हर ईयर मैंने आपको क्या बताया, हर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हर साल 6% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब हर साल कोई भी प्रोडक्ट मान के चलो 1 लाख में अगर आप कोई चीज परचेस करने जा रहे थे, तो नेक्स्ट ईयर वो कितने की मिलेगी आपको, 1 लाख की अगर इस साल कोई चीज है, 1,06,000। 1,06,000, उसके नेक्स्ट ईयर 1,12,000, उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब 6 के मल्टीपल्स में मिलेगी। मतलब अप्रोक्स 10 ईयर्स बाद 1,60,000 उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, अप्रोक्स 1,60,000। तो अगर 1,80,000 में से अगर इन्फ्लेशन 1,80,000 में से अगर आप इन्फ्लेशन को लेस करोगे, जो कि 60,000 का इन्फ्लेशन है, 1,80,000 से 60,000 जो इन्फ्लेशन है उसको अगर लेस करोगे, ये जो 1,60,000, मतलब अप्रोक्स आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 20,000 का। आपको लग रहा है मैंने 80,000 का प्रॉफिट किया, बट वो टाइम पे 1 लाख की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्स कम हो चुकी होगी। मतलब 1,80,000 की वैल्यू वो टाइम पे कितनी होगी, जितनी आज की 80,000 की है ना। तो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ क्या, हाँ हुआ, बट ये ज्यादा प्रॉफिट है क्या, 10 ईयर्स बाद अगर सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो ये वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। यस, अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, फिक्स रिटर्न मतलब अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए, मुझे मेरा पैसा बढ़ाना भी नहीं है, जितना है मेरे लिए ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, बैंक में रखो, एफडी बनाओ। बट चलो हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स और जो ईटीएफ्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से वर्क होते हैं, ईटीएफ्स के भी बारे में समझेंगे। बट उससे पहले हमने कल के लेक्चर में भी म्यूचुअल फंड के बारे में समझा था, बट म्यूचुअल फंड में एसआईपी किस तरीके से करते हैं वो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। समझते हैं एसआईपी होती क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें क्या करते हो आप, सिस्टमैटिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। क्या करते हो, सिस्टमैटिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। इसका मीनिंग क्या है कि आप क्या कर रहे हो, हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक्स में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है। तो आप एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, ईटीएफ में भी कर सकते हो, या फिर स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो अभी ईटीएफ क्या होता है इसको हम समझते हैं, थोड़ा एक 5 मिनट इसको वेट करना, इसको हम समझेंगे। तो अभी हम समझेंगे एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में की जाती है, स्टॉक्स में की जाती है, और ईटीएफ्स में की जाती है। तो किस तरीके से ये चीजें की जाती है, मान के चलो आज डेट है 8th ऑफ अक्टूबर। आपने आज डिसाइड किया कि मेरी सैलरी जो है वो अप्रोक्स 25,000 है।
एक एवरेज सैलरी हर एक पर्सन की होती है 25,000। तो अपन मान के चलते हैं, मान लो आपकी 25,000 सैलरी है। तो अगर आप आपका रिटायरमेंट प्लान सोच रहे हो, या फिर कोई आपका लॉन्ग टर्म गोल है, कोई शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए अलग अलग टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो अलग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इफ अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो अलग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। बट अभी समझते हैं आपकी 25,000 इनकम है, ठीक है। तो आप अगर इसका 30% अगर सेव करके इन्वेस्ट कर पाते हो, अप्रोक्स मान के चलो 6 to 7,000 आप अगर हर महीने इन्वेस्ट करते हो, अप्रोक्स 7,000 मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो आपको मार्केट रिटर्न्स कितने दे पाएगा? जो म्यूचुअल फंड्स है वो अप्रोक्स कितने रिटर्न्स दे पाएगी? तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअल में कितने रिटर्न्स बनते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी रैंडम चीजें नहीं बताना चाहता कि इतना बनेगा उतना बनेगा, नहीं। जो एक्चुअल में बनेंगे उसी को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज 8 अक्टूबर है, आप सोच रहे हो कि 20 अक्टूबर से मैं हर महीने स्टॉक मार्केट में 7,000 रुपीज लगाऊंगा। हर महीने की 20 तारीख को मैं क्या करूंगा? स्टॉक मार्केट में क्या लगाऊंगा? पैसे लगाऊंगा। स्टॉक मार्केट में मतलब किसी भी स्टॉक में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी प्रोडक्ट में क्या कर रहा हूं मैं? 7,000 रुपए लगा रहा हूं। तो मुझे स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड कितने पैसे दे पाता है? तो पहले हम देखेंगे यहाँ का जो 1 लाख रुपए का हमने एग्जाम्पल लिया था, उसको हम पहले देखेंगे, ठीक है। ये जो हमने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था, जहां पे ए पर्सन क्या कर रहा था, ये जो 1 लाख का एग्जाम्पल है, ए पर्सन कहाँ पे लगा रहा था? स्टॉक मार्केट में। तो इसको हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में ए पर्सन के 10 साल बाद कितने बन रहे। तो चलो यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपने शायद सभी लोगों ने एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा, किया है ना सभी ने? यस एवरीवन सर। सर। चलो तो यहाँ पे देखो, जब ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस होता है। उसके बाजू में एफएनओ लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर के साइड देखो, स्टॉक्स है, एफएनओ है, उसके बाद म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड में जैसे हम आते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स मेरे सामने ओपन हो चुके हैं। जैसे एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एसबीआई का है, उसके बाद एचडीएफसी का मिड कैप है, उसके बाद आदित्य बिरला, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट है कुछ। काफी सारे निप्पॉन इंडिया आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट है। उसके बाद काफी काफी है। तो इतने सारे म्यूचुअल फंड आपके सामने दिख रहे हैं। तो एक आप एवरेज कोई भी एक नंबर बता देना कि सबसे बेस्ट रिटर्न आपको कहाँ पे दिख रहे हैं। हम सबसे कम रिटर्न्स लेंगे जिसमें सबसे कम हमें रिटर्न्स दिख रहे हैं। देखो एचडीएफसी 22%, 26%, 28, 25, 24, 22, 29, 31, 21, 20, 22, 28, 19, 28, मतलब अच्छे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं सर कोई। एक एवरेज हम ले लेते हैं 24, ठीक है। बिकॉज 25 भी मिल रहा है हमें, 26 मिल रहा है, 29 मिल रहा है, 31 मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो एक एवरेज ले लेते हैं 24, या फिर 25, या फिर 22, कुछ भी एवरेज ले लेते हैं। चल 24 एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं कि एवरेज रिटर्न्स कितने हैं? 24। चलो तो हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एसआईपी कैलकुलेटर। क्या सर्च किया मैंने? एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आती है उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे ना दो चीजें आपको दिखेगी, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, उसके बाजू में लमसम अमाउंट। तो हम पहले देखेंगे 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे, उसके बारे में हम लमसम में पहले देखेंगे। मान चलो हमने लमसम में, जस्ट 1 सेकेंड, मान लो हमने लमसम में यहाँ पे 1 लाख रुपए क्या किए हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम देखते हैं हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए क्या किया? इन्वेस्ट किया। बैंक हमें कितना दे रहा था? 1,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एवरेज रिटर्न्स कितने मिल रहे थे? 24 मिल रहे थे, ठीक है। तो हम 24 ले लेते हैं, चलो 24। तो अप्रोक्स वहां पे हमने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 10 ईयर्स के लिए। यहाँ पे भी हम 10 ईयर्स का ले लेते हैं। देखो बैंक में हमारे 10 साल बाद पैसे कितने बढ़ रहे हैं? 1 लाख के सिर्फ 1,80,000 हो रहे। बट आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपके अप्रोक्स 10 ईयर्स में रिटर्न देखो कितने बन रहे हैं? 8,62,000। मतलब अप्रोक्स 7,62,000 का आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट। तो ये आपके इन्फ्लेशन को तो बीट कर रहा है ना। इन्फ्लेशन तो 6% का है बस। मतलब इन्फ्लेशन अगर अगर 6%, मतलब अप्रोक्स 60,000, अगर इन्फ्लेशन इसको लेस करोगे तो भी आप 7 लाख क्या हो इसमें? प्रॉफिट में हो, है ना एवरीवन? समझ पा रहे हो? मतलब
एक्चुअल में अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करवाते हो या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाते हो, उसमें कितना डिफरेंस है। तो इट्स टोटली इसमें डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या करना है। इफ अगर आपको एफडी फिर भी बेटर लग रही है तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हो, बट अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपीज अगर बेटर लगती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे उसके बाजू में जो है एसआईपी, तो भी आप बोलोगे सर 1 लाख तो हमारे पास है नहीं। आप इतना 1 लाख बोल दे तो नहीं है हमारे पास 1 लाख रुपीज। बट हाँ, हमारे पास एक सिक्योर जॉब है जिसमें हमको एक पेमेंट आ रहा है, जिसको हम एक रिटायरमेंट प्लान के लिए यूज कर सकते हैं। हम 24 इतना भी नहीं लेंगे, बिकॉज 24 काफी ज्यादा हो जाता है, हम 22 ले लेते हैं, ठीक है। कंपनीज दे भी रही है 24, बट हमें नहीं लेना इतना, ठीक है। मिलेगा तो बेटर है, बट हम 22 ही मान लेते हैं कि कंपनी ने हमें 22% के ही रिटर्न दिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को 5,000 रुपीज, हमने 7,000 लिया था ना, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हर महीने की एक डेट सिलेक्ट करके हर महीने की 1 तारीख को मान लो आप क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में 7,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हो, मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड में 7,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हो। तो अप्रोक्स 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, 84,000, रिटर्न 10,000। अभी आप बोलोगे सर 80,000 डाल के सिर्फ 10,000 ही मिला, है ना। बट जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम होता है। तो हम देखते हैं 2 साल बाद कितने बन रहे। देखो 2 साल में आपकी 1,60,000 इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 45। अभी आप बोलोगे सर 40,000 तो रिटर्न है ना। इन्वेस्टमेंट भी आपका 1,60,000 है ना, तो अप्रोक्स बहुत बड़े रिटर्न्स होते हैं ये भी। तो 3 ईयर्स रुकते हैं, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, अप्रोक्स 5 ईयर्स बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,22,000 और रिटर्न अप्रोक्स 3,50,000। मतलब आपने 4,20,000 इन्वेस्ट करके आपके 7,70,000 रुपए बन रहे। अभी आप बोलोगे सर मैं 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल डबल भी नहीं हुआ अब तक, है ना। कैपिटल तो डबल भी नहीं हुआ, बट मैंने क्या बताया, देखो सिर्फ 5 ईयर्स में आपके 7 लाख बन रहे, बट जो आगे के 5 साल होंगे ना उसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा कंपाउंड होता है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 6 ईयर बाद, 7 ईयर्स बाद, देखो 5 साल बाद सिर्फ 7 लाख थे, बट सिर्फ 2 साल बाद देखो, सिर्फ 2 साल बाद आपका अमाउंट सीधा डबल हो रहा है। उसके बाद और 2 साल बाद उसके भी डबल हो रहा है, और 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर आपका इन्वेस्टमेंट देखो अभी 8 लाख का इन्वेस्टमेंट और 31 लैक्स के आपको रिटर्न्स मिल रहे। तो सिर्फ 7,000 सेव करके अगर 10 ईयर्स बाद अगर आपको 31 लाख रुपीज मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अगर इसमें से 10 ईयर्स बाद का जो इन्फ्लेशन है वो भी अगर आप लेस करोगे, अगर 70 या फिर 1 लाख रुपीज भी अगर इन्फ्लेशन में लेस करोगे तो भी आप 30 लैक्स क्या हो, प्लस में हो। मतलब अगर वो आज के टाइम पे मान के चलो वो 30 लैक्स की आज के टाइम में जितनी वैल्यू उतनी तो डेफिनेटली नहीं होगी 10 साल बाद। बट एक्चुअल में अगर आज के टाइम की 15 लाख भी अगर वैल्यू होगी वो टाइम के 30 लाख की, तो भी आज आप सोचो कि आपके पास आज के डेट में 15 लाख हाथ में, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इफ अगर आप रिटायरमेंट प्लान सोच रहे हो कि आपका अगर एज 25 से लेके 30 के बीच में है या फिर 20 से 30 के बीच में आपका एज है, अगर 20 साल बाद मतलब अप्रोक्स 50 एज होगा, 45 एज होगा, अगर 25 एज है आपका तो 45 में अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो 20 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो अप्रोक्स 20 ईयर्स बाद आपके रिटर्न्स देखो कितने बनते। 16 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 3,14 लाख रुपए की रिटर्न्स। मैं आपको ये कोई फेक नहीं बता रहा, मैं कहीं पे घर से नहीं लेके आया, ये जो कैलकुलेटर है वो खुद एंजल वन का कैलकुलेटर है, या फिर आप ग्रो में जाओगे किसी भी अगर कैलकुलेटर पे जाते हो देखने के लिए तो आपको ये जो सेम चीजें हो जो है वो देखने मिलेगी, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से रिटर्न्स मिल रहे हैं, एवरीवन क्लियर है सभी को? यस सर। ओके यस ठीक है। सर। देखो तो ये एक्चुअल में इतने रिटर्न जो बन रहे हैं वो एक्चुअल में बन क्यों रहे, मतलब इतने रिटर्न्स अगर आपको मिल रहे हैं तो मार्केट आपको इतने रिटर्न्स दे क्यों रहा है, और म्यूचुअल फंड इतने रिटर्न्स देता कैसे, जो म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड इससे रिटर्न्स कैसे देता है। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ इतने बड़े रिटर्न्स आपके बनते कैसे हैं। मान के चलो आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, और मैं ना कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th ऑफ वंडर मानता हूँ, 8th ऑफ वंडर नहीं, 9th ऑफ वंडर मानता हूँ। बिकॉज ऑफ क्यों, देखो आप ही समझो ये, इसको मैं वंडर क्यों बोल रहा हूँ, मतलब बहुत अमेजिंग चीज है ये जो कंपाउंडिंग है ना, बहुत बड़ी चीज है, मतलब इसी से इतना पैसा बन सकता है ना, डेफिनेटली अच्छा बन सकता है, बट कैसे वो समझते हैं। जब कंपाउंडिंग होता है ना आपका पैसा तो किस तरीके से होता है,
मतलब फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए है, तो आपको फर्स्ट ईयर में रिटर्न्स मान के चलो, अगर 12% के रिटर्न्स मिलते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको 12,000 के क्या मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे। तो सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर हुआ, जो सेकेंड ईयर होगा ना, आपको वो जो रिटर्न्स मिलेंगे ना, वो सिर्फ 1 लाख के ऊपर नहीं मिलेंगे, 1,12,000 इसके ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे। ये जो 12,000 है, इसके ऊपर भी 12% रिटर्न्स मिलेंगे। इसके ऊपर अगर 12% अगर देखोगे तो वो अप्रोक्स 1,200 रुपए होते हैं। मतलब अप्रोक्स 1,200 रुपए अगर आप इसमें ऐड करोगे, मतलब 1,300-1,400 रुपए, तो 1 लाख, ये 12,000 तो है ही, उसके ऊपर भी आपको कितना मिल रहा है, मतलब 1,12,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब अप्रोक्स 1,12,100 तो यही 1,000 तो 11,200 तो ये रिटर्न हुआ, ये वाला। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा, अप्रोक्स 1,200 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब 1,200 प्लस 1,200, मतलब अप्रोक्स 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अप्रोक्स 25 नहीं होता, शायद ये रिटर्न्स कुछ 1,200, अपन कैलकुलेट ही कर लेते, 1 लाख, जस्ट 1 सेकेंड, 1,12,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 कितना होता है देखो इसका, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको 13,400 रिटर्न्स मिलेंगे, 13,440। अभी आप बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर इतने रिटर्न्स मिले, तो उसके जो नेक्स्ट ईयर होगा ना, जो थर्ड ईयर होगा, जस्ट 1 सेकेंड, जो थर्ड ईयर होगा ना, थर्ड ईयर, उसमें जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे ना, ये चारों अमाउंट को ऐड करके मिलेंगे, 1 लाख, 12,000 और 13,000, मतलब अप्रोक्स जो रिटर्न्स बनेंगे आपके, वो 1,24,000 के आसपास के कैपिटल पे बनेंगे। मतलब जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, 2,400 के ऊपर, 24,000 के ऊपर जो 12% का इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट है ही, उसके साथ साथ जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसकी वजह से आपके इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट होके वो काफी बड़ी अमाउंट बन जाता है। क्लियर हुआ, समझा अभी आपको एवरीवन? यस सर। ओके, तो जो भी चीजें हमने देखी है अब तक, जस्ट 1 सेकेंड, वो क्लियर है सभी को, एवरीवन, सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे ना, जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, बिकॉज मैं थोड़ी आपको चीजें गाइड करूंगा फिर भी। कोई भी नहीं है, सभी लास्ट लेक्चर में थे? नो सर, मैं नहीं थी। ओके ठीक है, तो चलो हम समझते हैं एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, और एक्चुअल में म्यूचुअल फंड, ये जो यहाँ पे मैंने इतने सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाए, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, वो गलती से वो एग्जिट हो गया मेरे से। देखो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जो भी मैंने म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाए, तो यहाँ पे आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड्स दिखे हुए होंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ये लॉग आउट हो चुका है। देखो यहाँ पे मैंने आपको काफी म्यूचुअल फंड्स दिखाए, सभी लोगों को दिख रहे हैं ना एवरीवन? यस सर। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनमें ना डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे 4 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फर्स्ट है स्मॉल कैप,
उसके बाद है मिड कैप, उसके बाद है लार्ज कैप। ये सेक्टोरियल है, इसको थोड़ा साइड में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मतलब कौन, लार्ज कैप मतलब कौन, और मिड कैप मतलब कौन, देखो उसको हम समझते हैं यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड। देखो जो फर्स्ट है ना, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, ये जो 3 म्यूचुअल फंड है उसमें डिफरेंस क्या है। जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जो बड़ी कंपनीज है, जैसे ब्लू चिप कंपनीज, रिलायंस की बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें क्या करते हैं ये लोग, इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप मतलब जिन भी कंपनी का वैल्यूएशन कम है, उसमें क्या करते हैं स्मॉल कैप वाले इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद होते हैं मिड कैप। मिड कैप मतलब कौन, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि मिड लेवल की कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, मिड कैप। देखो सिंपल है, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो एक एवरेज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना तीनों के अलग अलग ये रोल है। जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनमें रिस्क जो है ना बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ये लोग बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनीज बंद होना पॉसिबल है क्या, नहीं। स्मॉल कैप कंपनीज में ना रिस्क जो होती है वो बहुत, सॉरी 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 सॉरी, लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क जो होती है ना सबसे कम रिस्क होती है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज कंपनी के लॉसेस में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उसमें रिस्क क्या होती है, बहुत हाई होती है। बिकॉज ऑफ क्यों, बहुत छोटी कंपनीज है, कभी भी एग्जिट कर सकती है, कभी भी लॉस में जा सकती है। जो मिड कैप कंपनीज होती है उसमें जो, जस्ट 1 सेकेंड, जो भी मिड कैप कंपनीज होती है ना उसमें जो रिस्क होती है वो एक एवरेज रिस्क होती है। देखो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, इसमें रिस्क क्या होगी, रिस्क क्या होगी, कम होगी, और रिटर्न्स जो है ना वो भी आपको कम मिलेंगे। इसमें रिस्क जो है ना वो एवरेज होगी, रिटर्न जो है वो भी एवरेज मिलेंगे। स्मॉल कैप में रिस्क जो है वो ज्यादा होगी और रिटर्न्स भी जो है वो ज्यादा मिलेंगे। अभी आप एक बात मुझे बताओ, आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चूज करोगे, जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें, या फिर रिस्क कम है उसमें, या फिर जो एवरेज है उसमें। देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो ना डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज एक ही ट्रे में अगर आपके सारे अंडे रखोगे, इफ अगर कभी आपका ट्रे अगर गिर गया तो सारे अंडे क्या होंगे, फूट जाएंगे। तो वैसे ही पोर्टफोलियो होता है, एक ही शेयर में, एक ही सेक्टर में आपके सारे पैसे नहीं लगवा देने कभी भी। हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर्स में आपका क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो देखो, जिस म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे कम है उसमें ज्यादा पैसा लगाओ, जिसमें एवरेज रिस्क है उसमें थोड़ा कम लगाओ, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है उसमें और भी कम लगाओ। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रोक्स 6,000 रुपीज है, तो आपका 50% अमाउंट जो है वो कहाँ पे जाना चाहिए, जिसमें सबसे कम रिस्क है, लार्ज कैप में। 30% अमाउंट किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, मिड कैप में, बिकॉज यहाँ पे रिस्क क्या है, एक एवरेज है। और 20% या फिर 15%, यहाँ पे 35 और 15 भी कर सकते हो, और 15% आपका कहाँ पे जाएगा, स्मॉल में, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स भी ज्यादा बन रहे हैं ना। तो आप इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इफ अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हम बॉन्ड्स परचेस करेंगे, आप बॉन्ड में शिफ्ट हो सकते हो। इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है हम ईटीएफ बाय करेंगे, तो ईटीएफ में भी आप क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। बट एक्चुअल में ईटीएफ होते क्या है उसको हम समझते हैं कि ईटीएफ होते क्या है। किसी को पता है ईटीएफ क्या होते हैं, किसी को पता है क्या क्या होते हैं ईटीएफ, यस सर। ओके, क्या होते हैं बता सकते हो आप। सर ईटीएफ मतलब कि सर उसमें मतलब कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो उसमें सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर देंगे फॉर एग्जांपल। राइट 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 राइट। देखो ईटीएफ,
इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी इसको बोला जाता है। अभी इसका मीनिंग होता क्या है? देखो ये जो है ना वो एक बास्केट होता है। क्या होता है? बास्केट। तो बास्केट किसका बास्केट? जैसे मान लो एनएससी है, एनएससी की ना टॉप 50 कंपनीज है। क्या है? टॉप 50 कंपनीज है। और इन टॉप 50 कंपनीज की ना एक लिस्ट बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। क्या बोलते हैं हम? निफ्टी 50। अभी ये क्या है? एक लिस्ट है, जस्ट एक लिस्ट है, जस्ट एक इंडेक्स है। तो इसको बाय करना पॉसिबल है? नहीं। बट हमें अगर निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ऑप्शंस वगैरह ट्रेड किया जाता है। बट ना इसके ईटीएफ भी होते हैं। मतलब जो भी कंपनीज है टॉप 50 कंपनीज में, उनमें वो ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। कौन? ईटीएफ इन्वेस्ट करता है। तो कौन सा ईटीएफ? तो उसका कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे टॉप 50 कंपनीज है ना, उसमें जो एक ईटीएफ इन्वेस्ट करता है उसका नाम है निफ्टी 20। ये जो ईटीएफ है निफ्टी 20 का, वो क्या करते हैं? अपना पैसा जो है वो कहाँ पे लगाते हैं? जो कि एनएससी की टॉप 50 कंपनीज है, मतलब जो कि इंडिया की सबसे टॉप कंपनीज है 50, उसमें निफ्टी 20 क्या करता है? अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे? निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में। तो आप अगर निफ्टी 20 को बाय करोगे तो डेफिनेटली जब निफ्टी ऊपर जाएगा, ये टॉप 50 कंपनीज अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो भी आपकी ईटीएफ की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक्चुअल में ईटीएफ क्या होता है? एक सेक्टर वाइज मान के चलो, अगर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल के जो भी स्टॉक्स हैं वो उस ईटीएफ में होंगे। मतलब क्या? वो ईटीएफ सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयर्स बाय करेगा। और किनके पैसे से? आपके पैसों से। आप क्या करोगे? ईटीएफ को पैसे दोगे, जो कि एक छोटी छोटी प्राइजेस होती है, 20, 50, 100, 150, 200 रुपए के ईटीएफ होते हैं। तो आपको 50, 100 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट आपके जैसे अगर लाखों लोग अगर उनको 50, 50 रुपए देंगे तो उनके पास 50 लाख आ जाएंगे। तो 50 लाख में निफ्टी के 50 शेयर्स लेना बहुत ईजी है। तो वो क्या करेंगे? फिर आपके बिहाफ पे निफ्टी के 50 शेयर्स ले लेंगे। वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, इफ एनी सेक्टर, हर एक सेक्टर के एक एक बास्केट बने जाते हैं। मतलब ये एक बास्केट है जिसमें सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स है। दूसरा सेकंड बास्केट है जिसमें सारे, जस्ट 1 सेकेंड, जिसमें सारे फार्मा के शेयर्स है। और एक बास्केट है जिसमें सारे आईटी सेक्टर के शेयर्स है। और एक बास्केट है जिसमें सारे फिनांस सेक्टर के शेयर्स है। और एक बास्केट है जिसमें बैंकिंग सेक्टर के क्या है? सारे शेयर्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ईटीएफ है। क्या है? ईटीएफ। इसको हम क्या बोलते हैं? ईटीएफ। इसको क्या बोला जाता है? ईटीएफ। हर एक बास्केट को एक ईटीएफ बोला जाता है। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन? यस सर। सभी लोगों को पता चला? इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए इतना तो पता चला होगा सभी को, कि इन्फ्लेशन जो है ना वो आपके पैसे को कभी ग्रो होने नहीं देता। जो इन्फ्लेशन है ना कभी भी आपके पैसे को ग्रो नहीं होने देगा। तो इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ इतना तो पैसा आपके पास आना चाहिए। इफ अगर आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब है क्या? नहीं। बिकॉज पैसा ही नहीं ग्रो होगा तो उसका मीनिंग कुछ भी नहीं बनता, है ना? एट द एंड आप मार्केट में आ क्यों रहे हो? क्यों आ रहे हो मार्केट में? पैसा बनाने के लिए। इफ अगर पैसा ही नहीं बनेगा मार्केट से तो इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब है? डेफिनेटली नहीं। तो सभी लोगों को समझा कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। यस सर। ठीक है, सभी लोगों को पता चला ना कहाँ पे होते हैं म्यूचुअल फंड्स। ऐप ओपन करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन आएगा म्यूचुअल फंड का, वहां पे जाके आप देख सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। अभी तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड है, उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद एचडीएफसी का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है जो कि बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से चॉइस करो कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। हर एक म्यूचुअल फंड बेटर है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बट इफ अगर आप सुनोगे मेरा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। मार्केट काफी अच्छे रिटर्न्स दे देता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्लियर एवरीवन? म्यूचुअल फंड एसआईपीस के बारे में क्लियर है? इन्फ्लेशन क्या होता है और क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम थोड़ा स्टेप अप करके फंडामेंटल के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या होती है वो टर्मिनोलॉजीज, मतलब क्या होता है स्टॉक मार्केट और क्या टर्म्स है इसके।
तो जैसे हम समझेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, नहीं तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो हम ट्राई करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बाद जब हम टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में ये जो टर्म्स है सारे वो समझेंगे। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में किसी को कोई डाउट है कि सर किस तरीके से एसआईपी करनी है, कुछ और डाउट, क्या होता है ईटीएफ, क्या होता है बॉन्ड्स, क्या होता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, क्या करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? राम जी, दिलबर जी, किसी को कोई डाउट? एवरीवन? नो सर। ओके, बाकी को आदित्य जी, आदर्श जी। सर एसआईपी क्या होता है, थोड़ा फिर से डिटेल में समझा देंगे? ओके, तो एक्चुअल में एसआईपी क्या है पता है क्या? मान लो मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मतलब मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरे पास मतलब मार्केट को एनालिसिस करने के लिए वक्त नहीं है। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो मैं एक जॉब पर्सन हूँ और मेरी सैलरी आ रही है हर महीने, मुझे 20,000 की सिर्फ सैलरी है। तो उस सैलरी में मेरा कुछ बड़ा कॉर्पस बन पाएगा क्या? डेफिनेटली नहीं बन पाएगा। और अगर मुझे कुछ किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, मान के चलो किसी भी जगह पे मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मेरे पैसे को ग्रो कर सकता हूँ? तो एसआईपी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप क्या करते हो, सिस्टमैटिकली छोटा छोटा टुकड़ों में इन्वेस्ट करते हो। मतलब जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके पास ना फंड मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं आपके बिहाफ पे। मतलब आपके पास वक्त नहीं है और आपको मान के चलो पता भी नहीं है किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स में को इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको नहीं पता। बट जो एनालाइजर होता है ना, उसको पता होता है कि किस तरीके स्टॉक को एनालाइज किया जाएगा, कौन से स्टॉक को कब बाय करना होता है, वो उनको पता होता है। तो वो क्या करते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे जो भी छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल है, 100, 200, 250, 500, 1000, 10,000, 20,000, तो उनसे ना थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, खुद शेयर्स को बाय करेंगे। उनको जो लग रहा है कि ये शेयर्स प्रॉफिट देंगे, तो उन शेयर्स को ये लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब उन्होंने बाय किए हुए शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली उनका पैसा क्या होगा, ग्रो होगा। तो उनका पैसा मतलब एट द एंड किसका पैसा है, वो आप ही का पैसा है, बिकॉज आपने ही पैसा दिया है उनको। तो मान के चलो उन्होंने 20% के रिटर्न्स निकाले, तो वो 2 से 3%, 4 to 5% वो खुद के लिए रख के बाकी का जो पैसा है वो आपको क्या करते हैं, रिटर्न्स में दे देते हैं। मतलब अप्रोक्स ऑन एन एवरेज हर म्यूचुअल फंड अगर आपको अप्रोक्स 16 to 18, 20% के अगर रिटर्न्स दे रहा है, तो एक्चुअल में वो 24, 25% के रिटर्न्स निकाल रहे हैं। 4 to 5% खुद को रोक के बाकी के पैसे आपको दे रहे हैं। तो एक्चुअल में आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हो या फिर किसी स्टॉक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हो। मतलब हर महीने की एक डेट मान के चलो, मेरा 5 तारीख को मेरा पेमेंट आता है, तो मैंने 6 अक्टूबर को या फिर 6 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को मैंने क्या किया, एक एसआईपी स्टार्ट की। जो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से क्या होता है, 6,000 रुपीज कट होंगे और उस एसआईपी में जाएंगे, उस म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे। तो उसका जो मैनेजर होगा, उनका जो फंड मैनेजर होगा, वो एनालाइज करेगा और मेरे पैसे क्या करेगा, मार्केट में री इन्वेस्ट करेगा। क्लियर? तो इसी तरीके से एसआईपी जो है वो वर्क होती है। ठीक है, समझा राम जी आपको? यस एनीवन हैज एनी डाउट? अनदर यस सर, डाउट? क्लियर है क्लियर। किसी को और कोई डाउट है? अमित जी, आदित्य जी, आदर्श जी, किसी को कोई डाउट? चलो तो फिर ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा उसमें ना हर एक के पास एक अपना खुद का नोटबुक और पेन होना चाहिए, बिकॉज कल से फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। बिकॉज आप यहाँ पे आए हो तो वही सारी चीजें सीखने के लिए आए हो, है ना? बेसिक तो आपको कहीं पे भी मिलेगा, हर एक जगह पे यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ है, कहीं से भी नॉलेज निकालोगे। बट जो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, कोई आपको सिखाएगा नहीं कि एक्चुअल में किस तरीके से कंपनी को स्टडी किया जाता है, किस तरीके से कंपनी को बाई किया जाता है, कैसे आप देखोगे कंपनी को कि वो कंपनी ग्रो होने वाली है, कैसे आप पता लगाओगे कौन सी कंपनी फ्यूचर में एक बेटर रिटर्न्स दे पाएगी। तो उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस कल से लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो कल हर एक के पास पेन और अपना नोटबुक होना चाहिए, तो आप उसमें नोट डाउन कर पाओगे एवरीवन। ठीक है, सारी चीजें। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सभी लोग 7:30 बजे टाइम पे आ जाना, ठीक है? किसी का कोई और डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, कल बाय टाइम पे आ बाय। जाना। ओके थैंक यू ओके सर। नेक्स्ट, चलो चलो, बाय 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 बाय। ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन, चलो बाय बाय।